Hello everyone, welcome to our new video. Our today's topic is fascism in Italy. इससे पहले मैंने मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए. प्लीज़ डू वॉच द प्लेलिस्ट और आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ये फेसिज्म क्या था? ये एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी थी. ये क्या थी? एक अथॉरिटेरियन, एंटी डेमोक्रेटिक एंड अल्ट्रा नेशनलिस्ट एक आइडियोलॉजी थी जो कि यूरोप में डेवलप हुई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार. फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में ये डेवलप हुई थी. ये आइडियोलॉजी क्या है? ये एक्सट्रीम आइडियोलॉजी रिजेक्ट करती है डेमोक्रेसी को. ये किस चीज को सपोर्ट करती है? कि सिंगल लीडर होगा जो कि गवर्न करेगा. अब हम देखते हैं कि ये किस वर्ड से आता है. लैटिन वर्ड फेसिस से ये हमारे पास टर्म आई है फेसिज्म, जिसका मतलब है बंडल ऑफ रॉड्स टाइड अराउंड एन एक्स सिंबलाइजिंग. अब ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? यूनिटी को, अथॉरिटी को, पनिशमेंट को और स्ट्रेंथ थ्रू द कलेक्टिव पावर. अब ये जो टर्म है, ये फेसिस टर्म है, इसका जो मीनिंग है वो ये चीजों को सिंबलाइज कर रहा है. इस सिंबलिज्म से हमें क्या पता चलता है? हमें इस फेसिज्म आइडियोलॉजी के बारे में पता चलता है. ये जो सिंबलिज्म है ये क्लियरली हमें क्या शो करता है कि जो फेसिज्म है वो किस चीज में बिलीव करती है. ये आइडियोलॉजी दैट स्टेट इज सुप्रीम, स्टेट की ही डोमिनेंस होगी, उसी के पास सारी सुप्रीम अथॉरिटी होगी और इंडिविजुअल की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है आउटसाइड द स्टेट. इसने रिजेक्ट किया था इंडिविजुअल के राइट्स को. फेसिज्म रिजेक्टेड डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट्स एंड इक्वालिटी. ये जो आइडियोलॉजी थी, फेसिज्म आइडियोलॉजी थी, इसने किस किस चीज को सपोर्ट किया? सिंगल लीडर को, कि क्या होना चाहिए? टोटलिटेरियनिज्म. इसका क्या मतलब होता है कि क्या होगा? मोनार्की सिस्टम होगा और जो पावर होगी, जो कंट्रोल होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी और मिलिटरिज्म एंड एक्सपेंशन होगी. इसका क्या मतलब है कि वैसे तो हमें वॉर को अवॉइड करना चाहिए, बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये एक आइडियोलॉजीज क्या बिलीव करती थी? दैट वॉर इज बेनिफिशियल. नाउ वी आर मूविंग टू द पर्सन जिसने ये आइडियोलॉजी यूरोप में लेकर आया था, विच इज बेनिटो मुसोलिनी. ये फाउंडर है फेसिज्म का. ही फाउंडेड द फेसिस्ट पार्टी इन 1919. वी हैव टू रिमेंबर दीज डेट्स. 1919 में फेसिस्ट पार्टी को इन्होंने फाउंड किया था. एंड ही इज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, पावरफुल स्पीचेस एंड एबिलिटी टू मोबिलाइज द मासेस. अब ये जो लीडर था ये चाहता था कि सिंगल लीडर की गवर्नमेंट हो, मोनार्की सिस्टम हो, तो इसमें एबिलिटी थी कि ये मासेस को मोबिलाइज कर सकता था. ये अपनी पावरफुल स्पीचेस के साथ क्या करता था? ऑडियंस को, जो लोग थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और इसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग थी. इसको टाइटल मिलता है सेकंड ड्यूस का. इट मीन्स द लीडर which shows his absolute monarchy. This is very important point if we are seeing from the MCQ perspective also. Second deuce title मिला था बेनिटो मुसोलिनी को. मुसोलिनी presented himself as the savior of Italy, promising order, stability and national pride. अब मुसोलिनी ने क्या किया कि जो भी यूरोप की सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन प्रॉब्लम्स को इसने उसकी एडवांटेज उठाई कि लोग परेशान हैं, उनको कोई सिंगल लीडर चाहिए, तो इसने उनके साथ प्रॉमिस किया कि वो स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ऑर्डर लेकर आएगा. जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उसको क्या किया? क्रिटिसाइज किया. सारे क्राइसिस और प्रॉब्लम्स की एडवांटेज उठाकर वो क्या लेकर आता है? यूरोपियन सोसाइटी में वो क्या लेकर आता है? मोनार्की सिस्टम. He launched the movement March on Rome in 1922. This is very important point. सो ये हमने इंट्रोडक्शन देख ली मुसोलिनी की, जो कि फाउंडर है फेसिज्म का. इसने फेसिस्ट पार्टी को फाउंड किया था 1919 में. किसके लिए जाना जाता है? अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, पावरफुल स्पीचेस और एबिलिटी टू मोबिलाइज मासेस. इसको टाइटल मिला था सेकंड ड्यूस का, जिसका मतलब होता है द लीडर.
So now we are going to see the causes for rise of Benito Mussolini in Italy कि इटली में उसका राइज क्यों होता है, उनके कौन कौन से कॉजेस थे। इस फ्लो चार्ट का यूज हम लास्ट पर करेंगे जब हमने एक समरी की तरह सभी चीजों को पढ़ना होगा। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज नेशनल ह्यूमिलेशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब जो इटली था वो वॉर में था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में था। उसमें जो पीस पेरिस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ऐसे ही याद रखनी है फॉर एमसीक्यू एंड फॉर राइटिंग इन अवर आंसर्स आल्सो। ये जो पीस पेरिस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें इटली को क्या उसकी जो प्रॉमिस्ड लैंड्स थी वो नहीं मिली थी। तो इसकी वजह से इटली के लोगों ने क्या फील किया, दे फेल्ट बिट्रियल। उनको लगा कि उनको मिसट्रीट किया गया है, इटली के लोगों को लगा कि उन्हें क्या किया गया है, मिसट्रीट किया गया है। एंड ही प्रॉमिस्ड, मुसोलिनी क्या करता है, ये प्रॉब्लम थी इटली के लोगों को उस टाइम आ रही थी, उन्हें उन्हें बिट्रेयल महसूस हुआ। सो वो इस चीज की एडवांटेज उठाता है और प्रॉमिस करता है कि वो इटली की जो ग्लोरी लॉस्ट हुई है उसको क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। हमने पहले भी देखा कि उसने क्या किया था, मुसोलिनी ने हर एक जो प्रॉब्लम थी, जो क्राइसिस था लोगों का, उस चीज की एडवांटेज उठाता है और अपने आप को दिखाता है कि मैं सेवियर हूं, और अपने आप को दिखाता है कि मैं सेवियर हूं इटली का। सो इस तरह ये एक कॉज बनता है नेशनल ह्यूमिलेशन इस मुसोलिनी के राइज का। देन वी हैव द सेकंड विच इज सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गया था, उसके बाद इटली ने बहुत सारी इकोनॉमिक हार्डशिप्स को फेस किया, जैसे कि कर्जे थे, इन्फ्लेशन था, कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई थी, प्रोडक्शन भी कम हो गई थी। तो इसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है, वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, पीजेंट्स भी लैंड की डिमांड कर रहे थे। तो लोगों का क्या था, डेमोक्रेसी में उनका जो फेथ था वो लॉस्ट हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, ये जो सारी इकोनॉमिक हार्डशिप्स वो फेस कर रहे थे, उसको वो टैकल नहीं कर पा रही थी। द गवर्नमेंट वाज अनेबल टू कंट्रोल द क्राइसिस। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग किस चीज की तलाश में थे कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग लीडर मिले जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन दे सके। ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक हार्डशिप्स या फिर बाकी बाकी प्रॉब्लम्स वो जो फेस कर रहे थे, कि उन्हें कोई सोल्यूशन मिले, कोई ऐसा उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडर मिले। तो इसी वजह से मुसोलिनी क्या करता है, उसे पॉपुलैरिटी गेन हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करूंगा, इकोनॉमिक रिकवरी करवाऊंगा, और क्या है, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर प्रोवाइड करवाऊंगा। सो इस वजह से मुसोलिनी का राइज होता है। क्योंकि द थर्ड पॉइंट इज पर्सनल क्वालिटीज ऑफ मुसोलिनी। अब वो एक चैरिमेस्टिक लीडर था, स्ट्रॉन्ग उसकी लीडरशिप स्किल्स थी, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मासेस। उसने खुद को कैसा शो किया कि वो एक डिसीजिव लीडर है और सेवियर है इटली का। अब अगर लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, उनको कोई लीडर चाहिए था, और इसने खुद को दिखा दिया कि मैं आपकी जो उनकी लॉस्ट ग्लोरी है उसको रिस्टोर करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा और बाकी सारे चीजें करेगा डेवलपमेंट के लिए। तो इसकी वजह से, उसकी ये पर्सनल क्वालिटीज की वजह से भी उसका राइज होता है इटली में। देन वी हैव द फोर्थ पॉइंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो इटली की गवर्नमेंट थी, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, वो वीक और इनइफेक्टिव थी, क्योंकि उनकी लीडरशिप स्ट्रांग नहीं थी, वो कोई भी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। जो गवर्नमेंट थी वो फ्रीक्वेंटली चेंज भी हो रही थी, उनके एक्शंस थे वो डिसीजिव नहीं थे। सो इसकी वजह से क्या होता है, लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसमें क्या करता है मुसोलिनी, उस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है और आर्ग्यू करता है कि जो इटली है उसको एक स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी चाहिए जो कि उनके लिए काम करेगी। सो इसकी वजह से मुसोलिनी का राइज होता है। देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज मार्च ऑन रोम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च ऑन रोम 1922 में होता है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट डिसीजिव इवेंट्स था जो कि मुसोलिनी के राइज में कंट्रीब्यूट करता है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ जो फेसिस्ट सपोर्टर्स थे, जो मुसोलिनी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने मार्च किया था टुवार्ड्स रोम। ये जो मार्च ऑन रोम था, जो उन्होंने रोम के टुवार्ड्स मार्च किया था, इट वाज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर।
इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो किंग विक्टर था, किंग विक्टर इमैनुअल III, उसने फियर किया वॉर के लिए। तो उसने क्या किया, मसोलिनी को इनवाइट किया ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। 1922 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है इटली का, इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ फेसिस्ट रूल। तो यू हैव द नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ कम्युनिज्म। इससे पहले क्या था, रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन के सक्सेस के बाद क्या होता है कि सोशलिस्ट मूवमेंट्स इंस्पायर होगी इटली में। लोगों को लगा कि वो अगर इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपने अगर राइट्स के लिए लड़ते हैं, सो दे कैन गेट, उन्हें वो मिल जाएंगे। वर्कर्स ने क्या किया, फैक्ट्रीज को ऑक्यूपाई कर लिया, पीजेंट्स ने लैंड सीज कर दी, ट्रेड यूनियंस बन गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों में फियर पैदा हो गया जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर लैंडलॉर्ड से या मिडिल क्लासेस थी। उन्हें था कि अगर ये सोशलिस्ट मूवमेंट्स सक्सेसफुल हो गई, अगर ये जो सोशलिस्ट मूवमेंट्स थी अगर ये सक्सेसफुल हो गई, तो प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी और कम्युनिज्म का राइज हो जाएगा। तो उन्होंने उनमें फियर था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो लैंडलॉर्ड थे, जो मिडिल क्लास थी, उनमें फियर था कि उनकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी या फिर कम्युनिज्म का राइज होगा। बट ये किन चीजों को सपोर्ट कर रहे थे, ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। और यहाँ पर ये जो लोग थे, ये क्यों मसोलिनी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करेगा और सोशलिज्म को क्रश करेगा। सो ये जो लोग थे, ये जो सेक्शंस थे सोसाइटी के, इनसे भी मसोलिनी को क्या मिल गई, सपोर्ट मिल गई। तो देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ वायलेंस एंड द ब्लैक शर्ट्स। इट वाज अ पैरामिलिट्री फोर्स। इसने एक पैरामिलिट्री फोर्स ऑर्गेनाइज किया था जिसका नेम था ब्लैक शर्ट्स। इसमें वायलेंस का क्या रोल है, सोशलिस्ट जो लीडर्स थे उनको अटैक किया गया, ट्रेड यूनियंस को अटैक किया गया, जो अपोजिशन पार्टी थी, जो अपोजिशन पार्टी के ऑफिसेस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वायलेंस को यूज किया। इनके लिए एक वायलेंस इंपॉर्टेंट टूल बन गया था पावर गेन करने के लिए। तो व्हेन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव यूज ऑफ प्रोपेगेंडा। अब ये सिंबल्स यूज करता है, यूनिफॉर्म्स और स्लोगन्स यूज करता है, कंट्रोल कर लेता है मीडिया के ऊपर, जिसकी वजह से उसका राइज होता है, क्योंकि ये सारी चीजें की वजह से यूनिटी काइंड ऑफ थिंग लोगों में पैदा होती है। Then we have the next point, support from different sections of the society. अब different sections of the society से कैसे support मिलती है मसोलिनी को, हमने पहले देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लैंड ओनर्स थे, मिडिल क्लास और वॉर वेटरन्स। पहले हमने क्या देखा कि फियर था कम्युनिज्म का, वो किन किन में था, वो लैंड ओनर्स में था, वो इंडस्ट्रियलिस्ट में था, वो मिडिल क्लास में था। अब बाकी और सेक्शंस थे जो सोसाइटी के, उनसे भी सपोर्ट मिली मसोलिनी को। इंडस्ट्रियलिस्ट में क्या था, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी सोशलिज्म की। ये किस चीज को प्रमोट कर रहे थे, कैपिटलिज्म को। और इन्होंने क्या कहा कि प्रॉमिस किया कि आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। जो लैंड ओनर्स थे वो फियर कर रहे थे पीजेंट्स मूवमेंट से, मिडिल क्लास थे उनको स्टेबिलिटी और जॉब चाहिए थी, जो वॉर वेटरन्स थे उनको निग्लेक्टेड फील हुआ था आफ्टर द वॉर। तो इन सभी को क्या करता है मसोलिनी, प्रॉमिस करता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी प्रोटेक्ट होगी, जो लॉस्ट ग्लोरी है, जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको भी रिस्टोर किया जाएगा। तो ये सारे सेक्शन से मसोलिनी को क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है। देन वी हैव द लास्ट पॉइंट विच इज वीकनेस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। जो बाकी अपोजिशन पार्टीज थी उनकी वीकनेस की वजह से भी मसोलिनी का राइज होता है। जो बाकी पार्टीज थी वो फेल होगी, मसोलिनी को स्टॉप नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो पार्टीज थी वो डिवाइडेड थी, गवर्नमेंट भी चेंज हो रही थी फ्रीक्वेंटली, उनमें यूनिटी ही नहीं थी लीडर्स में, और दे फेल्ड टू रेजिस्ट द फेसिस्ट वायलेंस। सो इसकी वजह से क्या होता है, मसोलिनी का राइज होता है।